नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राघवेंद्रा ई क्लासेस में। और हमारी इंग्लिश की क्लास में हमने कल ही शुरू किया है प्रोनाउन और उसी को आज हम कंटिन्यू आगे करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपने जो हमने इंट्रोडक्शन किया था वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि देखो ये जो इंट्रोडक्शन होता है हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें अगर पता चल जाए कि प्रोनाउन होते क्या हैं, उसको कैसे यूज़ करते हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो आज हमने कल प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस किया था कि प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की रिपीटिशन को रोकने के लिए नाउन के प्लेस पर यूज होता है। उसकी हमने डिफरेंट टाइप पढ़ी थी, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस। पोजेसिव केस दो टाइप के होते हैं, एक पोजेसिव एडजेक्टिव, एक पोजेसिव प्रोनाउन। उसके बाद एक रिफ्लेक्सिव केस भी होता है, वो हम आगे क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे ही। उसके बाद हमने क्या किया था, प्रोनाउन की टाइप की थी, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है। इनको हम आगे आने वाली क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। प्रोनाउन, जब हम नाउन पढ़ रहे थे, जब नाउन में हम अपोस्ट्रोफे पढ़ रहे थे, तो अपोस्ट्रोफे केस में हम क्या नोट डाउन कर रहे थे कि एक को होता है कोमा, एक होता है अपोस्ट्रोफेस, एक क्या होता है कोट्स, एक क्या होते हैं डबल कोट्स। अब इनमें मैं ये डिस्कस नहीं कर रही हूं, पर मैं कौन सा केस लेने वाली हूं, अपोजिशन वाला, कोमा वाला। इसको हमने क्या किया था, अपोजिशन में यूज किया था। अपोजिशन का मतलब कुछ चीज, मान लो अगर मैंने लिखा कमल, कोमा लगा के लिखा माय फ्रेंड, कोमा सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली। अब ये किसी तीन पर्सन की बात नहीं हो रही है, क्योंकि देखो अब कोई तीन पर्सन अलग अलग क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि एक कमल हो गया, चलो माय फ्रेंड और एंड राम लिखते तो अलग बात होती है। अब कमल, माय फ्रेंड और सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली, अब ये तीन अलग अलग पर्सन की बात नहीं हो रही है। इसका मतलब यहाँ जो अब ये कोमा है, ये केस ऑफ अपोजिशन को शो कर रहा है। ये माय फ्रेंड सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली, ये किसको क्वालिफाई कर रहे हैं, कमल को। मतलब कमल कौन है, मेरा दोस्त है। कमल कौन है, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली है। तो केस ऑफ अपोजिशन जब लग जाता है तो उसके बाद कई बार एरर क्या देते हैं, इसके बाद लिख देंगे कमल माय फ्रेंड सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली, ही इज कमिंग टू माई हाउस टुडे। अब यहाँ पे इसने क्या मिस्टेक की है, कमल माय फ्रेंड सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली, ही इज कमिंग टू माय हाउस टुडे। अब यहाँ पे जो इसने ही यूज किया है, ये क्या है, एक्स्ट्रा यूज किया है। यहाँ पे प्रोनाउन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें पता है कमल ही क्या है, सब्जेक्ट है। तो कमल के अकॉर्डिंग ही आपका क्या आ रहा है, इज आ रहा है। यहाँ हमें प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस खत्म नहीं किया है मैंने, यहाँ सेंटेंस खत्म नहीं किया है। मेरा सेंटेंस क्या है, कमल इज कमिंग टू माई हाउस, कमल इज कमिंग टू माई हाउस। माई फ्रेंड और सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली क्या बता रहे हैं, कमल को क्वालिफाई कर रहे हैं, कमल को डिफाइन कर रहे हैं कि कमल कौन है, कमल मेरा दोस्त है, कमल सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली है। अब केस ऑफ अपोजिशन क्यों यूज करते हैं, अगर इसी सेंटेंस को मैं लिखूं कमल इज माय फ्रेंड एंड कमल इज सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली एंड ही इज कमिंग टू माय हाउस, उन तीन सेंटेंसेस को केस ऑफ अपोजिशन के साथ एक साथ लिखा गया है। कमल कोमा माय फ्रेंड, मतलब कमल कौन है, मेरा दोस्त है, कोमा सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली, और वो कौन है, कमल ही क्या है, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली। तो एक ही पर्सन की बात हो रही है, तो कमल के अकॉर्डिंग ही हमारी क्या आएगी, वर्ब। यहाँ पे हमें ही को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी सेंटेंस में रिपीटिशन नहीं हुई है। सेंटेंस इतना ही है, कमल इज कमिंग टू माई हाउस, माई फ्रेंड और सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली क्या है, क्वालिफाई कर रहे हैं किसको, कमल को। तो केस ऑफ अपोजिशन में ये ध्यान रखना है कि केस ऑफ अपोजिशन में सुपरफ्लुअसली प्रोनाउन को यूज नहीं करना है। इस टाइप से एरर दिए जाते हैं एग्जाम में। एक एग्जांपल और लिख देती हूँ मैं आपके लिए। Ram's parents
बीइंग ऑनेस्ट, Ram's parents being honest has been rewarded by society। अब देखो इस टाइप से भी एरर रहता है। देखो अब इसने केस ऑफ अपोजिशन क्या है, राम पेरेंट्स बीइंग ऑनेस्ट। अब ये बीइंग ऑनेस्ट किसको क्वालिफाई कर रहा है, राम के पेरेंट्स को। किसको क्वालिफाई कर रहा है, राम के पेरेंट्स को। अब राम के पेरेंट्स सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं, प्लूरल हैं। प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, हैव आएगा। अब बीइंग ऑनेस्ट को हम सब्जेक्ट लेके नहीं चलेंगे, किसको लेके चलेंगे, राम्स पेरेंट्स बीइंग ऑनेस्ट। तो बीइंग ऑनेस्ट को अगर आप स्किप कर दो तब भी सेंटेंस की सेंस नहीं बदलेगी। क्या रहेगा, राम पेरेंट्स हैव बीन रिवॉर्डेड बाय सोसाइटी। सेंटेंस कंप्लीट बन रहा है। बीइंग ऑनेस्ट क्या कह रहा है, क्योंकि वो क्या है, ऑनेस्ट है, उसी की वजह से उनको क्या मिला जा रहा है, अवार्ड मिल रहा है, उसी के लिए उनको क्या है, ऑनर्ड किया जा रहा है। तो बीइंग ऑनेस्ट क्वालिफाई कर रहा है, किसको क्वालिटी बता रहा है कि राम पेरेंट्स की क्वालिटी क्या है। तो इसको सब्जेक्ट नहीं यूज करना है, किसको यूज करना है, राम पेरेंट्स को। इसी में और फर्दर क्या करते हैं, राम पेरेंट्स बीइंग ऑनेस्ट दे हैव बीन। अब यहाँ पे क्या लगा के दे दिया उन्होंने, दे हैव बीन रिवॉर्डेड बाय सोसाइटी। अब यहाँ पे दे की जरूरत भी नहीं है। राम पेरेंट्स बीइंग ऑनेस्ट अगर ऐसे लिखा है तो ये केस ऑफ अपोजिशन है। इसका मतलब जो बीइंग ऑनेस्ट है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, राम के पेरेंट्स को क्वालिफाई कर रहा है। इसलिए हमारा जो सब्जेक्ट है यही रहेगा। इसके लिए अभी दे का इंट्रोडक्शन करना सुपरफ्लुअस है, उसका यूज करना गलत है। अब इस कोमा, अभी सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। अब बेशक दे से हम क्या है शुरू कर सकते हैं, दे डिड वेल इन दिस सोसाइटी इन दिस कॉज सो दे आर ऑनर्ड। पर एक ही सेंटेंस में विदाउट एनी रिपीटिशन प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं। जैसे राम पेरेंट्स बीइंग ऑनेस्ट में अभी यहाँ पे प्रोनाउन की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीइंग ऑनेस्ट क्या है, केस ऑफ अपोजिशन है। यहाँ सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है, यहाँ सेंटेंस बता रहा है कि बीइंग ऑनेस्ट कौन है, राम पेरेंट्स। तो राम की क्वालिटी को बताने के लिए हम कई बार क्या करते हैं, जो उनकी क्वालिटी है, जैसे हमने कमल लिखा, कमल माय फ्रेंड सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली। तो जो माय फ्रेंड है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली है, वो उसकी क्वालिटी है, किसकी, राम की है, कमल की है। तो उसके अपोजिशन, अपोजिशन देखो जो हम वकैब पढ़ रहे थे तो मैंने आपको दो वर्ड बताए थे, एक होता है ऑपोजिट, एक होता है अपोजिट। स्पेलिंग में सिर्फ और एक का ही फर्क होता है। ऑपोजिट का मतलब होता है उल्टा, विपरीत, जो उसके क्या है, उल्टा अर्थ है। अगर मैं कहूँ सम तो उसका उल्टा विषम, मैं कहूँ इवन तो उसका उल्टा ओड। पर अपोजिट का मतलब क्या होता है, पास में। क्या होता है, पास में, मतलब जो सब्जेक्ट के पास रहकर उसकी क्वालिटी को क्या है, डिफाइन करता है। एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं कर रहे हैं उसको। तो राम पेरेंट्स बीइंग ऑनेस्ट का मतलब बीइंग ऑनेस्ट सिर्फ क्या कर रहे हैं, राम पेरेंट्स की क्वालिटी को यूज कर रहे हैं। और केस ऑफ अपोजिशन इसलिए यूज करते हैं कि बहुत सारे सेंटेंस लिखने की बजाय हम एक सेंटेंस में ही उसकी क्वालिटी के साथ उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था आपका केस ऑफ अपोजिशन। तो केस ऑफ अपोजिशन में क्या ध्यान रखना है कि जो वर्ब है वो हमेशा क्या होगी, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होगी। ये हम नाउन में भी करके आए हैं। और दूसरा, प्रोनाउन में क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ अननेसेसरी प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन किया जाता है। वैसे भी जब तक एक सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस में हम क्या करते हैं, नाउन का इंट्रोडक्शन करते हैं। अभी यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है। जब सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं हुआ है तो उससे पहले हम प्रोनाउन का यूज कैसे करेंगे। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं अगले। ये छोटा सा एरर है, बहुत बार पूछ लिया जाता है। हम कई बार क्या होते हैं, कई बार जानबूझ के, से मैंने लिखा कमल माय फ्रेंड सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली बीइंग ऑनेस्ट वेरी ट्रूथफुल पर्सन करके थोड़ा सा बड़ा सा क्या बना देते हैं, केस ऑफ अपोजिशन बना देते हैं। उसके बाद ऐसा लगता है कि यार सेंटेंस तो बहुत बड़ा हो गया। वो क्या है, जानबूझ के सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने के लिए एक बड़ा सा क्या यूज कर देते हैं, कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं। उसके बाद ऐसा लगता है कि अब सेंटेंस तो पूरा हो गया, अब मैं ही को इंट्रोड्यूस कर दूं या दे को इंट्रोड्यूस कर दूं, और इससे क्या हो जाता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। एग्जाम में ज्यादा कुछ नहीं होता है। एग्जाम में जानबूझ के थोड़ा सा
ट्रिकी क्वेश्चन क्यों बनाए जाते हैं कि वो देखना चाहते हैं कि बच्चा उसके अंदर लॉजिक को ढूंढ पाए या नहीं ढूंढ पाएगा। बहुत सिंपल लॉजिक में बच्चे जाकर अटक जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखना सीख जाओगे, अगर आप ऑब्जर्व करना सीख जाओगे सेंटेंसेस को, तो आपके एरर ऑटोमेटिक डिटेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। ये तो एक तरह से आपकी पजलिंग गेम है कि कहते हैं ना कि अब यही सामने पजल है, इसके अंदर वर्ड्स को ढूंढो। तो कौन ढूंढ पाएगा वर्ड्स को? जिसकी क्या है, ऑब्जर्विंग पावर अच्छी होगी। अब सेकंड आपका आता है, कल हमने नाउन के पढ़ा था, एक तो सब्जेक्टिव केस, एक ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद पॉजेसिव भी आएगा, रिफ्लेक्सिव भी आएगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब सब्जेक्टिव केस क्यों लेके चल रही हूं मैं? क्योंकि अब हम सब्जेक्टिव केस कहाँ यूज करें और ऑब्जेक्टिव केस कहाँ यूज करें। आई, मी, यू, you, we, us, he, him, she, her, it, they, them। अब हम सीखेंगे कि कहाँ तो हम सब्जेक्टिव केस यूज करें और कहाँ हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करें। सबकी पहली बात तो जैसा कि नाम में ही लिखा है, जब हमें सब्जेक्ट की तरह नाउन जहां यूज होती है तो उसको रिप्लेस करना है तो हम क्या यूज करेंगे? सब्जेक्टिव केस। ही इज प्लेइंग इन दी गार्डन। अब वहां पे ही कहाँ आया है? मान लो लिखा मैंने राम इज प्लेइंग इन द गार्डन, तो राम को अगर मुझे प्रोनाउन से रिप्लेस करना है तो राम क्या है? सिंगुलर है, राम क्या है? मस्कुलाइन है, तो उसके लिए मैंने क्या यूज किया? ही, क्योंकि वो किसकी जगह पे आ रहा है? सब्जेक्ट की जगह आ रहा है। तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह अगर आपकी प्रोनाउन आ रही है तो हम कौन सा केस लेंगे? सब्जेक्टिव केस लेंगे। और जब हमारा ऑब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन जा रहा है तो उसकी जगह हम क्या लेंगे? ऑब्जेक्टिव केस लेंगे। राम स्लेप्ड रावण, तो रावण लिखा तो मैं लिखूं राम स्लेप्ड हिम, राम स्लेप्ड हिम, क्योंकि राम ने किसको थप्पड़ मारा? राम ने उसको थप्पड़ मारा, हिम लगाया। तो जब ऑब्जेक्ट की जगह आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट की जगह आएगा तो सब्जेक्टिव केस। कई बार सब्जेक्टिव केस को हम क्या बोलते हैं? नॉमिनेटिव केस। क्या बोल देते हैं? नॉमिनेटिव केस। तो कई बार अगर आपको कहीं नॉमिनेटिव लिखा दिखे तो समझ जाना बात कौन से केस की हो रही है? सब्जेक्टिव केस की हो रही है। ये तो हमारा बेसिक है, हम टेंथ में पढ़ते आ रहे हैं। जब सब्जेक्ट की जगह यूज हो तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट की जगह यूज हो तो ऑब्जेक्टिव केस। दूसरा वॉइस में भी हमने पढ़ा था, जब हम क्या सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो क्या है? आई अगर ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट में जाएगा तो क्या बनेगा? मी, और जब मी सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो क्या बनेगा? आई। तो ये हमने क्यों पढ़ा था? क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में आते ही हम सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट में जाते ही हम क्या यूज करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। दूसरा सब्जेक्टिव केस और कहाँ कहाँ आता है ये तो आप हर जगह ढूंढ लोगे, अब कहाँ नहीं ढूंढ पाते वो वाला अब हम यहाँ सीखेंगे। कहाँ पे? टू बी के केस में। किसके केस में? टू बी के केस में। जो आपका टू बी, बी की फॉर्म कौन कौन सी है? इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, ये क्या थी आपकी? बी की फॉर्म्स थी। ये आपकी क्या है? बी की फॉर्म्स थी। अब ध्यान से देखोगे अगर आप इस बात को कि ये इज, एम, आर, वॉज, वर, बी और बीन, जब ये क्या हो आपके मतलब इनके बाद नॉमिनेटिव केस आता है। किस केस में? अगर ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं? मैं लिखूं इट इज मी हु एम टू who am guilty। अब जो यहां वाला केस है, इट इज मी, इट वॉज यू, इट वर देम। अब देखो यहां जो केस है, यहां पे हमेशा क्या आता है? नॉमिनेटिव केस आता है, सब्जेक्टिव केस आता है। क्यों आता है? जब आपकी बी क्या है? मेन वर्ब के फॉर्म में भी है और हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में। अब यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब तो नहीं है। अब सेंटेंस में हमने क्या कहा था कि हेल्पिंग वर्ब के बिना हो सकते हैं, मेन वर्ब के बिना नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मेन वर्ब का काम कौन कर रहा है? इज। कौन कर रहा है? वॉज। कौन कर रहा है? वर यूज हो रहा है किसकी तरह? मेन वर्ब की तरह। तब एक्चुअली इनको क्या कहते हैं? अगर और सिंपल वे में कहूँ तो ये क्या करते हैं? लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? लिंकिंग वर्ब, जो लिंक कर रही हैं आपके
सब्जेक्ट मतलब जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। अब इट क्या होता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इसको किससे लिंक कर रही है, मी के साथ। किससे लिंक कर रही है, मेरे के साथ। तो जब मैं कह रही हूँ इट इज मी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिंक हो रहा है, इट का लिंक हो रहा है मी से। तो इस केस में हमेशा, ये वाला केस हमेशा क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है। मतलब इट इज मी नहीं आएगा, इट इज आई आएगा। तो जब भी बी लिंक कर रहा है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट को, किससे, उसके कॉम्प्लीमेंट से। इट का कॉम्प्लीमेंट, इट को पूरा कौन कर रहा है, मैं। यह मैं हूं, ये वो हैं। इट इज दे हु आर रिस्पॉन्सिबल, ये वो हैं जो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इट तो हमने क्या किया, इंट्रोडक्शन के लिए यूज कर लिया है। लिंकिंग वर्ब क्या है, बी है। बी क्या कर रही है, लिंक कर रही है। उस केस में जो जिसके साथ लिंक कर रही है, और अगर वो प्रोनाउन है तो वो प्रोनाउन हमेशा कौन सा होगा, सब्जेक्टिव केस का होगा। तो यहाँ क्या होगा, इट इज आई हु एम गिल्टी, इट वॉज यू। अब यू तो क्या है, सब्जेक्टिव केस में भी यू ही होता है। इट वर दे, पहली बात तो यहाँ क्या आएगा, इट वॉज, क्योंकि इट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब रहती है। इट वॉज दे, इट वॉज दे। कभी भी हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगाएंगे। किस केस में, जब हमारा बी क्या है, एज ए लिंकिंग वर्ब यूज हो रहा है, लिंक कर रहा है किसको, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से। मतलब इट इज, इट वॉज, इट विल बी, इट हैज बीन, इट हैव बीन। मतलब जहाँ भी बी आपकी क्या हो रही है, मेन वर्ब की तरह यूज हो रही है, और वो लिंक कर रही है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट को किसी के साथ, तो ये केस हमेशा क्या होगा, सब्जेक्टिव केस में होगा। क्या होगा, सब्जेक्टिव केस में होगा। एग्जाम्पल मैं आपके सामने और भी लिख देती हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत बार आता है, और इस केस में हमें क्या है, सुनने में, देखने में वो अच्छे लगते हैं, इसलिए हम क्या कर देते हैं, उस चीज़ को कर देते हैं। इट वॉज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ब्लंडर। यह मैं हूं जो इस ब्लंडर के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। तो यहाँ पे जो आई है हमेशा क्या होगा, सब्जेक्टिव केस की तरह होगा। किसी को कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वॉज इट हर हु डिड इट फॉर यू। देखो अब ये अच्छा एरर है, वॉज इट हर। अब देखो इसमें क्या है, इसको इसने क्या लिखा है, इंटेरोगेटिव सेंस में। अगर ये इंटेरोगेटिव नहीं होता तो क्या लिखती, इट वॉज हर, इट वॉज हर। और इसी को इसने क्या लिख दिया है, वॉज इट हर। मतलब सेंटेंस को क्या किया है, इंटेरोगेटिव बना दिया है। पर हमें क्या पढ़ा था, जब इट हो, इज एम आर वॉज वर्ब मेन वर्ब के फॉर्म की तरह आ रहे हैं, मतलब लिंकिंग वर्ब की तरह आ रहे हैं, तब हमेशा क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है। तो यहाँ क्या आएगा, इट वॉज शी। तो यहाँ भी क्या होगा, वॉज इट शी, वॉज इट शी हु डिड इट फॉर यू, वॉज इट शी हु डिड इट फॉर यू। अब हमने याद करो, जब हमने कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े थे तब हमने एक इमेजिनरी क्या पढ़ी थी, सिचुएशन, इमेजिनरी सिचुएशन। अगर मैं तुम होते, क्या लिखा था, इफ आई वर यू। अब यहाँ वर क्यों लिया था, वर इसीलिए लिया था क्योंकि इमेजिनरी सिचुएशन है, कभी भी वो रियल नहीं हो सकती। वो हम कंडीशनल सेंटेंसेस में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं कि हम यहाँ पे इमेजिनरी सिचुएशन में जब हम प्रिटेंड करते हैं कुछ ऐसा होने के लिए जो हो नहीं सकता, इफ़ आई वर बर्ड, इफ़ आई वर यू, इफ़ आई वर सलमान खान, जो हो नहीं सकता। मैं हूँ, मैं कुछ ऐसी चीज़ नहीं हो सकती जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसी को क्या कहते हैं, इमेजिनरी कहते हैं। तो उसमें ये तो प्लूरल होता है। पर देखो इफ़ आई के बाद क्या है, वाज वर क्या यूज हो रहा है, मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है। इसी को क्या कहते हैं हम, लिंक वर्ब, लिंकिंग वर्ब कह रहे हैं। लिंक कर रहा है आई को यू से, कि अगर मैं तुम होते, तो हमेशा यहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है। इफ आई वर ही लिखेंगे, इफ आई वर ही लिखेंगे, इफ आई वर हिम नहीं लिखेंगे। तो उस टाइम हम हिम यहाँ क्यों नहीं लिख रहे थे, क्योंकि ये क्या था, आपका
प्रोनाउन का हिस्सा था, उस टाइम मैंने बताया भी था कि अब जब भी आपका बी क्या है, लिंकिंग वर्ब की तरह आ रहा है, लिंकिंग वर्ब मतलब मेन वर्ब की तरह, बी ही क्या है, मेन वर्ब की फॉर्म में है और वो लिंक कर रही है इस सब्जेक्ट को उसके ऑब्जेक्ट से। अगर मैं ये होता, अगर मैं वो होता, इट इज आई, इट वॉज दे, इफ आई वर दे, इफ आई वर यू, इफ आई वर ही, इफ आई वर शी, हमेशा कौन सा केस यूज होगा, आपका सब्जेक्टिव केस यूज होगा। ये देखो आपका कंडीशनल सेंटेंसेस में भी यूज हो रहा था, कंडीशनल सेंटेंसेस में हो सकता है यहाँ तो वर्ब की सेकंड फॉर्म दें, वहां पे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ठीक की दे दें और गलती कहाँ कर दें, यहाँ प्रोनाउन की इफ आई वर हिम लिख दिया। हो सकता है कि अगर हम फ्लो में पढ़े तो हम एकदम से भूल जाएं इस चीज को, पर भूलना नहीं है क्या कि अगर लिंकिंग वर्ब आपकी तरह बी अगर आपका लिंकिंग वर्ब की फॉर्म में है तो हमेशा कौन सा केस यूज होगा, सब्जेक्टिव केस यूज होगा। बी को एक बार वॉज वर एम इज मतलब आप देख लेंगे, हो सकता है इस तरीके से भी हो, इट विल बी अस हु विल बाय ए न्यू कार। अब इट विल बी अस, इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, बी आपकी मेन वर्ब की तरह आ रही है, फ्यूचर की बात है इसलिए विल आया है, पर मेन वर्ब क्या है, बी है, तो यहाँ पे आपका केस कौन सा होगा, सब्जेक्टिव। इट विल बी वी हु विल बाय ए न्यू कार। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत आराम से बहुत डिटेल में समझा रही हूँ, किसी को कोई डाउट आए तो वो बाद में पूछ सकता है, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकता है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस कहाँ कहाँ यूज होते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस कहाँ कहाँ, सब्जेक्टिव हमने पढ़ लिया, जब सब्जेक्ट की तरह आए और जब बी लिंकिंग वर्ब की तरह यूज हो, जब बी कर रही है, कनेक्ट कर रही है, लिंक कर रही है सब्जेक्ट को, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट को किसी भी ऑब्जेक्ट से, वो ऑब्जेक्ट ना होकर क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जैसे कॉम्प्लीमेंट क्यों, कॉम्प्लीमेंट जो उसे पूरा करे, जैसे मैं कहूँ इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होते तो मैं क्या कर रही हूँ, आई को यू बना रही हूँ, मतलब क्या कर रही हूँ, आई और यू को एक बना रही हूँ, इसलिए यू क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट किसका, आई का, कि वो आई को क्या कर रहा है, पूरा। इट इज आई, यह मैं हूँ, इट इज आई, मतलब इट किसको संबोधित कर रहा है, किसको बता रहा है, आई को, तो इट की जगह लिख सकता है कि देखो अब कैसे लिंकिंग है, एक बार इसको एक एग्जांपल से देखो, मैंने लिखा इट इज आई हु एम गिल्टी, इसी सेंटेंस का मतलब क्या, कहना क्या चाह रहा है ये, आई एम गिल्टी, आई एम गिल्टी। अब उसी ने इस आई एम गिल्टी को आई एम गिल्टी ना लिख के क्या किया, थोड़ा सा घुमा के कहा, थोड़ा सा घुमा के, थोड़ा सा उस चीज को थोड़ा सा एम्फेसाइज किया, थोड़ा सा उसको क्या दिया, बल दिया, कहने का तरीका अच्छा किया। आई एम गिल्टी, मैं गिल्टी हूँ, इसका मतलब भी क्या है, इट इज आई, यह मैं हूँ जो गिल्टी हूँ, यह मैं हूँ जो गिल्टी हूँ, इट इज आई हु एम गिल्टी, ये मैं हूँ जो कि गिल्टी हूँ। तो आई एम गिल्टी को इसने क्या लिख दिया, इट इज आई हु एम गिल्टी, तो मतलब इट और आई क्या हो गई है, एक हो गए हैं। इट और आई का मतलब, दोनों का मतलब क्या है, सब्जेक्ट भी वही है, ऑब्जेक्ट भी वही है, तो इसी को क्या कह रहे हैं कि आई क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, किसका, इट का, क्या कर रहा है, उसको पूरा कर रहा है, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव केस कहाँ यूज करते हैं, इसको देखिए, ऑब्जेक्टिव केस हम यूज करते हैं फर्स्ट मेन वर्ब के बाद, सेकेंड प्रीपोजिशन के बाद, लाइक लाइक क्या है, प्रीपोजिशन ही होते हैं, इसे लिखने कई बार हम भूल जाते हैं कि लाइक प्रीपोजिशन होती है, लाइक, बिटवीन, और तीसरा लेट, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। याद करो जब हम कर रहे थे वॉइस, लेट हिम गो, लेट हिम प्ले, लेट देम गो, लेट देम ओपन द डोर, लेट हिम दी, हम लेट का हमेशा क्या यूज कर रहे थे, ऑब्जेक्टिव केस ही यूज कर रहे थे। मेन वर्ब के बाद अगर मैं कहूं कैसे, राम हैज, राम हैज स्लेप्ट हिम, तो हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। राम, और बताओ राम क्या करे, राम लाइक्स
श्याम। राम लाइक्स, चलो इसमें तो राम लाइक्स हिम, राम लाइक्स हर। अब देखो यहाँ लाइक प्रीपोजिशन नहीं है, यहाँ लाइक क्या है आपकी वर्ब है। लाइक देखो, अब लाइक क्या है वर्ब भी हो सकती है, लाइक क्या है प्रीपोजिशन भी होती है। पर यहाँ आपको पता है किसी भी सेंटेंस में ऐसा तो नहीं होगा कि हम वर्ब को छोड़ के प्रीपोजिशन यूज करेंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, राम लाइक्स हर, तो लाइक क्या है यहाँ पे वर्ब है। अब ऐसा एक सेंटेंस लिखने हूँ मैं आपके सामने जिसमें लाइक क्या है एक वर्ब भी है और लाइक क्या है प्रीपोजिशन भी है। अगर मैं लिखूं आई डोंट लाइक बॉयज लाइक हिम, तो जब मेन वर्ब है उसके बाद भी हमने क्या यूज किया ऑब्जेक्टिव केस। अब मैंने क्या लिखा आई डोंट लाइक बॉयज, अब यहाँ पे लाइक क्या है मेन वर्ब है, यहाँ लाइक क्या है मेन वर्ब। अब यहाँ तो बॉयज तो क्या है आपकी नाउन ही है, तो बॉयज की जगह बॉयज यूज किया। आई डोंट लाइक बॉयज लाइक हिम, मुझे उसके जैसे लड़के पसंद नहीं है। तो यहाँ तो लाइक मेन वर्ब है और यहाँ पे लाइक क्या है प्री पोजीशन है। क्या बता रही है ये पोजीशन, क्या बता रही है हिम से पहले प्री की गई है, हिम से पहले रखाई गई है। उसकी पोजीशन क्या बता रही है कि मुझे कैसे लड़के पसंद नहीं है, मुझे ऐसे लड़के पसंद नहीं है। बॉयज लाइक हिम, मुझे उसके जैसे लड़के पसंद नहीं है। तो यहाँ लाइक क्या है प्रीपोजिशन है, तो आई डोंट लाइक बॉयज लाइक हिम, तो लाइक के बाद यहाँ क्या आएगा हमेशा ऑब्जेक्टिव केस। अगर लाइक वर्ब है तो भी उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस है, लाइक अगर प्रीपोजिशन है तो उसके बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा। लेट का एग्जांपल तो हम बहुत बार करते ही हैं। लेट देम गो, तो हमेशा लेट के बाद हमेशा क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस। लेट हिम प्ले, लेट अस प्ले, तो हमेशा लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज हो रहा है। दूसरा हम बिटवीन को देखते हैं क्योंकि बिटवीन बहुत बार आता है, बिटवीन बहुत बार आता है। देखो एक एग्जांपल मैं अगर आपके सामने, किसी को कोई डाउट हो तो वो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। ओके निकी, ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो आगे हम एग्जांपल लिख देते हैं। बिटवीन का लिखती हूं मैं एक, शी distributes money between you and me, between you and me, तो between के बाद you ऑब्जेक्टिव केस में है, me भी क्या है ऑब्जेक्टिव केस में है। दूसरा अगर यही आपके सब्जेक्ट की जगह ऐसे लिखा हो तब ऐसा नहीं होगा, between you and I whom will you चूज। अब देखो कहना क्या चाह रहा था, whom will you choose between you and me, पर इसने जानबूझ के आप सबको कंफ्यूज करने के लिए इस फ्रेज को लिखना कहाँ था चूज के बाद में, लिख क्या दिया कोमा करके पहले, between you and I whom will you choose। पर सेंटेंस, इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, whom will you choose between यू एंड आई। अब बताओ ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, किसकी जगह आएगा ऑब्जेक्ट। अब ये उठा के यहाँ लिख दिया है, पर हमेशा बिटवीन के बाद कौन सा केस आता है ऑब्जेक्टिव। अब यू में फर्क नहीं पता चला आपको क्योंकि यू सब्जेक्टिव भी वही है ऑब्जेक्टिव भी यही है, पर आई भी क्या होगा ऑब्जेक्टिव होगा। बिटवीन यू एंड मी whom will you choose, आप किसको चूज करेंगे। अगर यहाँ पे ही होता तो बिटवीन हिम एंड मी, तो मतलब बिटवीन के बाद हमेशा क्या आता है ऑब्जेक्टिव केस आता है। ऐसा नहीं देख लेना कि बिटवीन स्टार्टिंग में आ गया है तो अब मैं सब्जेक्टिव केस लगा दूं, नहीं, बिटवीन के बाद हमेशा क्या आएगा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ये बिल्कुल ध्यान रखना है, इस चीज को भूलना नहीं है, ठीक है। अगर एक एग्जांपल और लिख देती हूँ मेन वर्ब के बाद, My father forbade you and I। अब यहाँ पे भी I नहीं करना है, forbade क्या है मेन वर्ब है, उसके बाद क्या हो ये तो ऑब्जेक्ट शुरू हो गया। अब I के बाद
इसको सब्जेक्टिव छोड़ दो। आई दो शब्दों मतलब इसके दो ऑब्जेक्ट है, उसने फॉरबेड किया है, मेरे फादर ने किस किस को फॉरबेड किया है, मुझे और तुम, मुझे और उसको। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, मी ही आएगा। अब दो ऑब्जेक्ट हैं एंड से जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि एक को सब्जेक्ट में छोड़ दोगे एक को ऑब्जेक्टिव में छोड़ दोगे। तो ये बहुत जरूरी ध्यान रखना है कि कहाँ तो मैं सब्जेक्टिव केस यूज करूँ, कहाँ मैं ऑब्जेक्टिव केस यूज करूँ। ये बहुत जरूरी है क्योंकि हम प्रोनाउन में सीखेंगे कहाँ सब्जेक्टिव यूज करूँ, कहाँ ऑब्जेक्टिव यूज करूँ, कहाँ पॉजेसिव केस यूज करूँ, कहाँ हम रिफ्लेक्सिव केस यूज करेंगे, कहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव यूज करेंगे, कहाँ रिलेटिव यूज करेंगे। जैसे अब मैंने कहा इट इज आई हु एम गिल्टी। अब यहाँ जो हु है वो इंटेरोगेटिव नहीं है, क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अब धीरे धीरे सीक्वेंस में हम रिलेटिव प्रोनाउन की तरफ भी आएंगे। तो आज हमने क्या सीखा कि सब्जेक्टिव केस कहाँ यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव केस कहाँ यूज कर रहे हैं। इसके बाद आती है सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन, कि हमारी नाउन प्रोनाउंस की सीक्वेंस क्या होगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस का मतलब अब मैं यहाँ यू एंड मी लिखूं या मी एंड यू लिखूं, इसकी भी क्या होती है, सीक्वेंस होती है। बिटवीन यू एंड आई लिखूं या बिटवीन पहले बिटवीन यू एंड आई नहीं, बिटवीन यू एंड मी लिखूं या बिटवीन मी एंड यू लिखूं, तो ये हम क्या करेंगे, प्रोनाउन की सीक्वेंस की। आई, माई, मी में आई पहले लगाऊं, ही पहले लगाऊं, यू पहले लगाऊं, दे पहले लगाऊं, वी पहले लगाऊं, तो इनकी क्या होती है, सीक्वेंस। अब अगर इसको सीक्वेंस को शुरू करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्लास फिर ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, क्योंकि आज हमने थोड़ा सा बी की फॉर्म यूज़ की है और हम क्या किया है, कहाँ सब्जेक्टिव केस कहाँ ऑब्जेक्टिव केस। तो आपके लिए एक होमवर्क हो जाएगा, जितने भी हमने आप वॉइस किए हैं तो आप वॉइस में जाके देखना कि कहाँ कहाँ हमने प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस यूज़ किया, कहाँ का प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव। जैसा कि अभी आज हमने कंडीशनल सेंटेंसेस की एक रिपीटिशन कराई कि कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ़ आई वर ही, तो अब आप जाके एक बार कंडीशनल सेंटेंसेस को दोबारा ओपन करेंगे तो आपके कंडीशनल सेंटेंसेस रिवाइज भी हो जाएंगे और आप उसमें देखोगे कि यहाँ पे प्रोनाउन कैसे यूज़ है। टेंस में जाके देखो यहाँ पे प्रोनाउन कैसे यूज है, तो इससे क्या होती है, आपकी रिवीजन भी हो जाती है। तो उसमें आप प्रोनाउन को नाउन को ढूंढना शुरू कर देंगे, इससे आपकी नाउन और प्रोनाउन और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाता है वो बहुत बड़े बड़े एरर भी बहुत चुटकियों में सोल्व कर लेता है। और मैं आज फिर कह रही हूँ, बहुत बड़ा एरर कोई नहीं होता है, छोटे छोटे एरर ही होते हैं, बस हम क्या नहीं कर पाते हैं, उनको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो सीक्वेंस कल इसी टाइम 10:30 बजे शुरू करेंगे। कल सीक्वेंस हम करेंगे प्रोनाउंस की और फिर उसके पॉजेसिव केस कैसे यूज होते हैं उसको शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि फिर वरना क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। इस क्लास को हम कल कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, और किसी को कोई अभी तक जितने हमारे टॉपिक हुए हैं जहां तक डाउट है उस डाउट को आप पोस्ट कर सकते हैं। आपकी डाउट क्लासेस जल्दी करेंगे, नाउन की डाउट क्लासेस रहती है। विल बी वाला सेंटेंस रिपीट कर दूं? ओके, सॉरी निकी, देखा नहीं मैंने, एक बार जाने से पहले रिपीट कर देते हैं इसको एक बार फिर से। विल बी, इट विल बी अस हु विल बाय ए न्यू वॉच लिख लो, चलो, कि इट विल बी अस, हम हैं जो क्या करेंगे, एक नई घड़ी खोलने जा रहे हैं। अब बी क्या है, देखो, अब मेन वर्ब की तरह क्या यूज हो रहा है, बी, मेन वर्ब की तरह क्या यूज हो रहा है, बी। ऊपर से हमारे पास इट क्या है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, मतलब ये क्या है, इंट्रोडक्टरी, मतलब किसी चीज का इंट्रोडक्शन कर रहा है। किसका इंट्रोडक्शन कर रहा है, हमारा। देखो, इट हमेशा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट ही होता है। क्या होता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। बिसाइड्स कि अगर वो किसी पेन की जगह यूज हो रहा है या बुक की जगह यूज हो रहा है तो वो अलग बात है, इट यूज हो रहा है। अगर इस टाइप के सेंटेंस में जब इट किसके पहले आता है, बी की किसी फॉर्म से पहले आता है, तो हमेशा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है कि इट विल बी अस, इट विल बी अस। कहना क्या जा रहा था कि इट, ये हम हैं, क्या है, ये हम हैं। मतलब इस सेंटेंस को अगर मैं सिंपल लिखूं तो क्या लिख सकती थी इसको, वी विल वी विल बाय ए न्यू वॉच, कि हम आगे एक नई घड़ी खरीदना चाहते हैं, खरीदेंगे। तो वी विल बाय ए न्यू वॉच, इसी सेंटेंस को इसने इस तरीके से ना लिख के कैसे लिखा, इट विल बी अस, ये हम हैं हु विल बाय ए न्यू वॉच। तो बी आपकी मेन वर्ब भी है, पर क्या है, फ्यूचर केस है, इसलिए हमने विल शैल के बाद हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म। बी क्या है,
बेस फॉर्म क्या होती है, बी होती है। इज एम आर बेस फॉर्म नहीं होती है, फर्स्ट फॉर्म जरूर होती है पर बेस फॉर्म हमेशा क्या रहेगी, बी। तो हमेशा जब भी हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद हमेशा बेस फॉर्म आती है। ऐसा कभी नहीं मिलेगा इट विल इज, ऐसा कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे बी मेन वर्ब की तरह है और लिंक कर रही है किसको, इट को अस से। तो यहाँ पे वो क्या है, लिंकिंग वर्ब है। तभी कई बार मैंने कहा था कि सब्जेक्ट मेन वर्ब के बिना नहीं होता। तो कई बार जब मेन वर्ब नहीं है तो बी ही मेन वर्ब की तरह एक्ट कर रही है। एक्चुअली वो क्या होती है, लिंकिंग वर्ब होती है। क्या होती है, लिंकिंग वर्ब होती है, जो लिंक कर रही है फर्स्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट्स के। इस सेंटेंस में विल और शैल का साथ भी सभी सेंटेंस में आ जाएगा। सभी सेंटेंस, हाँ आप देख लेना, आप देखना, आपको जहाँ अभी पिछले ऐसे सेंटेंस मिले उसमें अगर ये लिंकिंग वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है, इस तरीके से यूज हो रहा है, बी का यूज इस तरीके से होगा तो हमेशा इसके बाद सब्जेक्टिव केस ही होगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा कोई सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए मिले तो करना, नहीं तो मुझे एक्सरसाइज मिलेगी तो मैं आपके लिए भेज दूंगी। ठीक है, चलो आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप बाद में कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप के थ्रू या इंस्टाग्राम कहीं भी कमेंट सेक्शन करके हमें बता सकते हैं। तो मिलेंगे इसी टाइम अगली क्लास में अगले दिन विद सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। धन्यवाद।